Hello, student. How are you? I hope everyone is good, fit, and fine. So, in the last class, we have discussed about the electric field due to the point charges, and we have discussed that if we kept a source charge here, then this will apply the force on the test charge. So, what is the quality of the test charge? Test charge should be a positive, and it should be a very small. Small means in the sense that if you go a next magnitude, it will be 0, means it is nearly 0. So whenever you place the test charge near the source charge will apply the force on the test charge. No doubt both will apply the equal and opposite forces, but we will notice the experience of force on the test charge because its mass is very small. And what is the electric field? From the definition, we come to know that electric field is nothing but the force applied on this particular test charge. That is force per unit charge. So what is the Coulomb force from here to here? So Coulomb force between this will be nothing but it is K Q naught by R square. If we cancel Q naught, that is test charge, then expression of the electric field will be KQ by R square. And from this, we come to know that what is the unit of electric field? It is nothing but the force per charge. So Newton per Coulomb. And if you draw the graph of electric field versus the R, it will be like this. So इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 बाय आर स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, 1 बाय आर स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है, लेकिन ओनली आर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है. तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, मतलब इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1. बट इफ आई पुट 2 हियर, इट विल बी 1 बाय 4. And if I put 3 here, it will be 1 by 9. So electric field keeps on decreasing with the distance. यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है. और हमने जैसा पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकल के बाहर निकलती है. तो यहाँ पे ये जो एरो है ब्लू कलर का मैं दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और रिपल कर रहा है. ये रेड कलर का जो फोर्स है यहाँ, यानी कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और टेस्ट चार्ज का फोर्स का जो डायरेक्शन होगा सेम होगा. लेकिन अगर हमारा टेस्ट चार्ज नेगेटिव हुआ तो सिनारियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव हुआ तो इट विल अट्रैक्टेड बाय द सोर्स चार्ज. इस केस में इस सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट इज़ अवे फ्रॉम द चार्ज, लेकिन फोर्स टुवर्ड्स द चार्ज होगा, यानी कि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा जब मैं टेस्ट चार्ज को नेगेटिव लूँगा. तो आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए मैंने टेस्ट चार्ज को सेम रखा और सोर्स चार्ज को नेगेटिव रखा, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा. यहाँ पे मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है कि टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे रखा और फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो अगर टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ सभी जगह पर रखता हूँ तो ये फोर्स अप्लाई करके इस तरह से एक सर्कुलर प्लेन में फोर्स अप्लाई करेगा. तो ये हमारा 2D केस है. लेकिन रियल केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल केस में अगर मैं टेस्ट चार्ज को रखता हूँ, मान लीजिए टेस्ट चार्ज इस तरह से है, तो ये फोर्स सभी तरफ में अप्लाई करेगा, मतलब रेडियली आपका एक स्फेरिकल शेप में फोर्स अप्लाई करेगा, लगभग इस तरह से सभी तरफ में, ऊपर डाउनवर्ड, जो कि 3 डायमेंशन. तो सबसे देखते हैं कि प्लेन में क्या होता है और 3 डायमेंशन में क्या होता है. अब प्लेन एंगल को समझते हैं. मान लीजिए टेस्ट चार्ज यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया, तो यहाँ फोर्स अप्लाई करेगा. कितना एंगल मूव किया? तो दिस इज नथिंग बट द प्लेन एंगल. प्लेन एंगल एक सरफेस में होता है. सो प्लेन एंगल इज नथिंग बट द इट इज गिवन बाय आर्क लेंथ बाय रेडियस. सो प्लेन एंगल इज गिवन बाय द आर्क लेंथ बाय रेडियस. आर्क लेंथ क्या है? एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है. तो अगर मैं दोनों का यूनिट लिखता हूँ तो इट इज़ अ डायमेंशनलेस. इसका मतलब थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो अगर मैं यहाँ पे सोर्स चार्ज को रखता हूँ तो कितने डिग्री में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा? पूरे 360 डिग्री में. ठीक है. अगर मैंने यहाँ पे सर्कल रखा है तो प्लेन एंगल ड्यू टू द सर्कल
तो आर्क लेंथ क्या होगा, पूरा कितना हो गया आर्क लेंथ, इट इज़ अ 2 पाई आर, और रेडियस कितना है आर, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, इट इज़ 2 पाई रेडियन। यानी कि ये हमारा जो चार्ज यहाँ पे है, इट विल अप्लाई द फोर्स in 360 angle. But if I consider the 3-dimension picture instead of 2-dimension, then the whole part or whole scenario will change. So let us move to the 3-dimension picture. अब इसी कॉन्सेप्ट को हम 3 डायमेंशन देखेंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक सिंगल लाइन है। अगर मैं लाइन को देखता हूँ तो यहाँ से एक रे और यहाँ से एक रे जाएगी, एंड इट विल मेक्स अ एंगल थीटा। सो लाइन इज नथिंग बट द प्लेन सरफेस में। लेकिन अगर मैं स्क्वायर को देखता हूँ तो ए साइड भी आ जाएगा, ए साइड भी आ जाएगा, ए साइड भी आएगा, ऑल विल मेक अ सर्टेन एंगल। ठीक है, तो अगर मैं इस सरफेस को स्क्वायर में मानता हूँ तो हमारा कुछ सरफेस इस तरह से बनेगा। यानी कि ये सरफेस अब नॉट ओनली थीटा एंगल विल मेजर, it will measure this part and this all angle we have to measure. क्लियर? तो अगर मुझे सरफेस को दिखाना है तो यहाँ पे एक सरफेस है, अगर मैं सर्कुलर पाथ में देखता हूँ, यहाँ एक सरफेस है, यहाँ एक सरफेस है, यहाँ एक सरफेस, सभी जगह पे सरफेस इस तरह से होगा 3 डायमेंशनल। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटपुट होगा, इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटपुट होगा। तो इसको समझने के लिए एक नया एक वेक्टर यूज़ करेंगे, दैट इज सेड टू बी एरिया वेक्टर। तो जब भी एरिया वेक्टर विल डिनोट दैट दिस इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, तो एरिया वेक्टर क्या, किसी एक एरिया को डिनोट करने के लिए हम एक वेक्टर का साइन यूज़ करेंगे, दैट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, किसी भी सरफेस पे एक एरो वेक्टर ड्रॉ करें जो 90 डिग्री हो सरफेस का। तो यहाँ ड्रॉ करते तो ये 90 डिग्री बन जाता है, यहाँ ड्रॉ करते तो ये 90 डिग्री बन जाता है। सो क्लियर, व्हेनेवर यू ड्रॉ द एरिया वेक्टर, रिमेंबर जस्ट यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। जैसा कि इस पेज में अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो कैसे ड्रॉ करूँगा, इस तरह से ड्रॉ करूँगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। क्लियर? अब मैंने जैसे बताया था कि हमारा जो चार्ज अगर यहाँ पे रहता है, तो मान लीजिए कि एक फुटबॉल है, तो अगर मैं सेंटर में रखता हूँ तो चारों तरफ फोर्स अप्लाई करेगा ये। क्लियर? सभी तरफ से एक स्पेयर, यहाँ 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 डाउनवर्ड भी। तो यहाँ पे हम प्लेन एंगल ले नहीं सकते, यहाँ पे लेंगे हम एक सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम इस 2D कॉन्सेप्ट को 3D में समझते हैं। पहले मान लीजिए एक सर्कल है, और यहाँ पे मैं इस पार्ट को इंट्रोड्यूस करता हूँ, आपको समझने में ईजी होगा। जरा ध्यान से देखिए, अब ये एक सरफेस है, एक आर्क लेंथ है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है। तो इस केस में जो हमारा थीटा होगा आर्क लेंथ बाय रेडियस होगा, ये हमने पढ़ा था, और थीटा एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। लेकिन जैसे हम इसको 3 डायमेंशन देखेंगे तो होता कैसा है, ये शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर 3 डायमेंशन पिक्चर में हम देखेंगे तो ये शेप कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। ठीक है, ऐसा क्लोनिकल शेप आएगा। तो अगर मैं इसको 2D में देखता हूँ, तो ये सरफेस हो गया मेरा, ये वाला पोर्शन जो मैं इससे दिखा रहा हूँ आपको। ये जो अंदर का एंगल होगा, ये जो अंदर एंगल जो बन रहा है, अंदर पे जो एंगल बन रहा है, ये सॉलिड एंगल बन रहा है। ठीक है, अब सॉलिड एंगल को डिफाइन करेंगे, क्योंकि एंगल अगर होना है तो मस्ट बी डायमेंशनलेस होना होगा। एक कर्व सरफेस है, तो मान लीजिए इसको फॉर ए टाइम बिंग मैं आर्क लेंथ मानता हूँ। ठीक है, आर्क लेंथ की जगह पे हम क्या करेंगे, ये सरफेस एरिया है। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला था, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो आर्क लेंथ की जगह पे मैं अभी सरफेस लिखता हूँ, ये सरफेस लेता हूँ, तो ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। अगर मैं रेडियस से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं सिंपली आर लिखता यहाँ पे, तो सरफेस एरिया का यूनिट हो जाता मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाता मीटर, तो कैंसिल होने के बाद मीटर आ जाता है, डायमेंशनलेस तो होता नहीं। तो इसे डायमेंशनलेस बनाने के मुझे आर को से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला बन चुका कितना होगा, इट इज़ ds/r²। तो इनका डिराइवेशन है, ऐसे नहीं है क्वांटिटी, तो डिराइवेशन फिलहाल यहाँ नहीं चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा,
प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस, और सॉलिड एंगल क्या होता है, इट इज़ अ ds बाय आर स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे स्पेयर के बारे में तब यूज़ करेंगे। तो अब देखिए, अगर ये इसको मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, अगर यहाँ चार्ज में रखता हूँ तो चार्ज ऐसा मूव करेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में, तो कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई 360। लेकिन अगर मैं स्पेयर पे रखता हूँ तो ये एंगल कितना बनना चाहिए, जरा देखिए, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। ये तो छोटा पोर्शन हो गया, अगर इस तरह से कोन में जोड़ता गया क्या हो जाएगा, एक स्पेयर बन जाएगा। ठीक है, व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, 4 पाई आर स्क्वायर, और व्हाट इज द रेडियस स्क्वायर, दिस विल कैंसिल आउट, पाई 4 पाई। यानी कि अगर यहाँ पे मैं सोर्स चार्ज रखता हूँ इस जगह पे और इसे प्लेन मानता हूँ, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कितने एंगल में निकलेगा, 360। लेकिन अगर मैं सॉलिड एंगल लेता हूँ तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल में निकलेगा, 4 पाई एंगल में निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम लोग ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1 बाय आर स्क्वायर, ही पढ़ा था। ठीक है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 बाय आर बोल सकते हो, 1 बाय आर स्क्वायर, और इन्वर्सली बोलते तो ओनली आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है कि मैं यहाँ पे रखता हूँ चार्ज को और चार्ज चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकलता है। तो नाउ लेट अस चेक हाउ डज ई डिपेंड्स ऑन आर इन 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में पता मुझे 1 बाय आर स्क्वायर होता है, तो 3 डायमेंशन में क्या होगा, क्लियर। तो हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायमेंशन में किस तरह से चारों तरफ फैलेगी इन अ 2 पाई एंगल, अगर 3 डायमेंशन में होगा कितना, 4 पाई एंगल, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन 2 डायमेंशन कितना होता है, 1 बाय आर स्क्वायर। 3 डायमेंशन में क्या होता है उसको हम लोग अब देखेंगे, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डायमेंशन। तो हमने जस्ट पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन 1 डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन 1 डायमेंशन क्या था, E प्रोपोर्शन टू 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब 3 डायमेंशन में कैसा होगा, मान लीजिए चार्ज यहाँ पर रखा और एक लाइन से फोर्स इस तरह से निकल रहा है, इस कॉन्सेप्ट से। अगर एक कॉन्सेप्ट इस तरह से है और यहाँ से क्या होगा, लाइन से फोर्स इस तरह बाहर निकलेगी, क्लियर, बहुत सा लाइन से फोर्स बाहर निकलेगा। तो हमने 2 सरफेस एरिया लिया, ये वाला सरफेस एरिया लिया और ये सरफेस एरिया लिया। इस सरफेस एरिया का डिस्टेंस है R1 फ्रॉम द सेंटर, मतलब चार्ज से, और ये R2। ठीक है, अब मान लीजिए N1 जो लाइन ऑफ फोर्स है यहाँ से पास कर, नंबर लाइन ऑफ फोर्स मान लीजिए 1 2 3 4 5 लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से पास हुआ, N1 कौन से सरफेस से, DS1 से, और N2 जो लाइन ऑफ फोर्स है कहाँ से पास कर रहा है, D2 सरफेस से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया क्या होगा, मतलब ये टोटल एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड या नंबर लाइन से पास कर रहा है N1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया क्या होगा। तो सिंपल क्या करेंगे, इस एरिया में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, पर यूनिट एरिया मतलब 1 में कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय ds स्क्वायर, सो N1 बाय ds1। इसी तरह से इस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ET इज इक्वल टू N2 बाई ds2। और हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइक दिस। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितने हैं, सेम है। तो अब मैं क्या करूँगा, N1 और N2 को डिवाइड करूँगा, मतलब इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। सो E1 बाई E2 ds2 बाई ds1, मतलब इस सरफेस से कितना हो रहा है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे N1 N2 कैंसिल हो गया, ds1, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल ds बाई आर स्क्वायर, तो ds इज इक्वल टू डी ओमेगा आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल का जो सिंबल है ये ओमेगा, दिस इज ओमेगा सिंबल, इसको ये ऐसे ले सकते हैं ओमेगा। ठीक है, तो दोनों का एंगल सेम है, डी ओमेगा दोनों में सेम है, क्योंकि ये भी सेम एंगल सस्पेंड कर रहा है, ये भी सेम एंगल सस्पेंड कर रहा है। सो अल्टीमेटली डी ओमेगा विल कैंसिल आउट। अगर हम इस वैल्यू में पुट करते हैं, सो दिस विल बी R2 स्क्वायर बाय R1। तो इसको जस्ट मैं नीचे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ये है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है रेशियो ऑफ रेडियस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/r²। यानी कि दिस इज सेम एज 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन भी 1/r² है और 2 डायमेंशन में कितना है 1/r² है। क्लियर? ये तो हमारा हो गया सिंगल चार्ज। लेकिन अगर 2 चार्ज हुआ, एक सिस्टम में 2 चार्ज हो गया, जैसे कि मान लीजिए NaCl, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखता हूँ तो फॉर टाइमिंग NaCl को भूल जाइए, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर मैं Cl को रखता हूँ तो Cl इसे अट्रैक्ट करेगा, Na इसे रिपेल करेगा और Cl इसे अट्रैक्ट करेगा। लेकिन दोनों मिलकर क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज तो 0 है। ठीक है, इसे समझने के लिए हम मूव करते हैं डायपोल चैप्टर।